नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता और सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 अफ्रीकी देशों कोमोरोस और सिएरा लियोन की 5 दिन की यात्रा पर आज होंगे रवाना। किसी उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल की दोनों देशों की पहली यात्रा। अफ्रीकी देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। पहले पड़ाव में कोमोरोस पहुंचने पर भारतीय समुदाय को आज करेंगे संबोधित। पीओके से 1947 में विस्थापित होकर आने वाले 5300 परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख रुपए देने पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर। 2016 में मंजूर पुनर्वास पैकेज में शामिल नहीं हो पाए थे ये परिवार। जम्मू कश्मीर प्रशासन का इस महीने के अंतिम सप्ताह से 10वीं, 12वीं और कॉलेज परीक्षाएं कराने का ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेरिस में फ्रांस की प्रमुख रक्षा कंपनियों के प्रमुखों से की मुलाकात। कारोबार को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए भारत में निवेश का दिया न्योता। कहा, मेक इन इंडिया के लिए टैक्स को और तर्कसंगत बनाने को तैयार। युवा प्रतिभाओं को निखारने और प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र की बड़ी पहल। प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव का ईसोप मुख्यालय में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज करेंगे शुभारंभ। छात्रों को पूरी क्षमता का एहसास कराना और समाज में योगदान देने के लिए प्रेरित करना मकसद। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पुणे में आज से दूसरा टेस्ट मैच में जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। अफ्रीका के साथ भारत के जुड़ाव को जारी रखते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज कोमोरोस और सिएरा लियोन की यात्रा पर रवाना होंगे। अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित द्वीप समूह देश कोमोरोस और सिएरा लियोन की किसी उच्च भारतीय पदाधिकारी की ये पहली यात्रा होगी। यात्रा के पहले चरण में कोमोरोस की राजधानी मोरोनी पहुंचने पर उपराष्ट्रपति कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली आसोमानी से मुलाकात करेंगे। 11 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति कोमोरोस के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इसके बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कोमोरोस की अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोमोरोस संघ की असेंबली के अध्यक्ष अब्दू ओसेनी के साथ भी मुलाकात करेंगे। सिएरा लियोन की राजधानी फ्रीटाउन जाने से पहले उपराष्ट्रपति संसद को संबोधित करेंगे। कोमोरोस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू संबोधित करेंगे। 13 अक्टूबर को उपराष्ट्रपति सिएरा लियोन गणराज्य के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो के साथ मुलाकात करेंगे और बाद में उनके साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और दोनों गणमान्य लोगों की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। उपराष्ट्रपति भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति की अफ्रीका की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले नवंबर 2018 में एम वेंकैया नायडू ने बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मालावी की यात्रा की थी। उन्होंने इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ये दौरा किया था। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अखिलेश जी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज रवाना होने वाले हैं। ऐसे में भारत और अफ्रीका के लिहाज से, संबंधों के लिहाज से कितना अहम ये दौरा समझा जाए? देखिए अंकिता, आप जानती हैं कि भारत और अफ्रीका के संबंध बहुत ही ऐतिहासिक हैं और अफ्रीका के देश जब एक के बाद एक आजाद हो रहे थे, उसमें सभी का मानना है कि भारत की उसमें अहम भूमिका रही थी। उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई का एक तरीके से भारत ने नेतृत्व किया था और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहकर अफ्रीका के सभी देशों में यह संदेश फैलाया था कि उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई कितनी जरूरी है।
और उसके अलावा देखिए अफ्रीका के तकरीबन 54 देश हैं और वो 54 देश जो है काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं संयुक्त राष्ट्र के अंदर। और अभी देखा आपने कि संयुक्त राष्ट्र में जितने भी हमारे प्रस्ताव हमारे गए हैं वो सारे प्रस्ताव हमारे बहुत अच्छी संख्या में पारित हुए हैं, चाहे वो योगा डे की बात हो या कुछ और कार्यक्रम हो। तो इस मामले में कह सकते हैं कि भारत और अफ्रीका के बीच के संबंधों को बहुत ज्यादा महत्व दिया है भारत ने। और ये जिन दो देशों की यात्रा कोमोरोस और सिएरा लियोन की यात्रा पे जा रहे हैं, इसमें भारतीय जो शांति सैनिक हैं एक समय काफी बड़ी संख्या में मौजूद थे, वहां भेजे गए थे। वहां जो आंतरिक संघर्ष चल रहा था, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वहां भारतीय शांति सेना के लोग गए थे और वहां शांति स्थापित करने में उन्होंने मदद की थी। और इस सब के इतिहास को देखने के बाद जब उपराष्ट्रपति वहां जा रहे थे, निश्चित तौर पे आप मानिए कि दोनों देशों के बीच जो आर्थिक संबंध है, आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, राजनयिक संबंधों को मजबूत करना और उसके अलावा पूरी तरह से अफ्रीका के अंदर ये संदेश देना कि भारत अफ्रीकी मामलों के प्रति कितना संवेदनशील है। और सिर्फ उपराष्ट्रपति नहीं, पिछले दिनों आप देखेंगे कि राष्ट्रपति ने भी अफ्रीका के कई देशों का दौरा किया है, अफ्रीका के देशों का प्रधानमंत्री भी गए हैं। तो इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अफ्रीका हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और खास तौर से भारत अफ्रीका के संबंधों के लिहाज से इस दौरे को अहम समझा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी अनौपचारिक बैठक के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शुक्रवार यानी कि 11 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के करीब ऐतिहासिक मामल्लापुरम शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात होगी। शिखर वार्ता के दौरान दोनों नेता भारत चीन विकास साझेदारी को गहरा करने पर विचार विमर्श करेंगे। द्विपक्षीय मुद्दों पर व्यापक बातचीत के अलावा दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। ये दोनों देश के नेताओं के बीच दूसरी अनौपचारिक बैठक होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच वुहान में 27-28 अप्रैल 2018 को पहली अनौपचारिक शिखर बैठक हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वुहान शहर में 2 दिन तक चली पहली अनौपचारिक शिखर वार्ता में विश्वास बहाली के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। इसमें सीमा पर शांति, दोनों देशों की सेनाओं के बीच अच्छे रिश्ते, व्यापार और पर्यटन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दूसरी अनौपचारिक बैठक के लिए मामल्लापुरम पूरी तरह से तैयार है। राज्यसभा टीवी संवाददाता कृति मिश्रा ने इसका जायजा लिया। हम पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के मामल्लापुरम टाउन में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच दूसरी इनफॉर्मल बैठक होने वाली है। दोनों नेताओं के बीच में पहली इनफॉर्मल बैठक 2018 में वुहान में हुई थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक ये बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया है चाइनीज प्रेसिडेंट को वेलकम करने के लिए, और साथ ही जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उनको चाक चौबंद कर दिया गया है। कहा जाता है कि मामल्लापुरम और चाइना के बीच में जो संबंध है वो ऐतिहासिक हैं, प्राचीन हैं। कई चाइनीज ट्रैवलर्स मामल्लापुरम आ चुके हैं और उम्मीद है कि इस विजिट के बाद भारत और चाइना के बीच में जो हिस्टोरिकल, कल्चरल और ट्रेड टाइज हैं वो और मजबूत होंगी। मामल्लापुरम से कैमरा पर्सन योगेश के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। फ्रांस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को फ्रांस की रक्षा कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार की ओर से हाल में कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का उल्लेख किया। इसके अलावा उन्होंने कारोबार सुगमता के लिए उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन के लिए टैक्स को और तर्कसंगत बनाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी कंपनियां रक्षा उपकरणों के लिए भारत को अपना बेस बना सकती हैं। उन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों से भारत के दोनों रक्षा औद्योगिक गलियारों उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में निवेश के अवसर तलाशने को कहा। बैठक में दसॉल्ट एविएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक ट्रिपियर भी मौजूद थे। Minister Parley and we discussed a number of topics related to defense industry and the collaboration on technology. Some of the issues we are facing were mentioned. I got a reassurance from the minister for solving those issues. Primary aim of meeting today
is to explore ways to strengthen our defense industrial partnership. I hope this event will provide a traction to our pitch for Make in India and will be equally beneficial to you to engage with us. We have undertaken significant economic reforms to improve the ease of doing business and opening up the economy for investments. Our government, under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi, has opened up defense sector manufacturing to a large extent under the Make in India initiative. आसियान और भारत, चीन, जापान समेत 16 देशों के बीच प्रस्तावित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी कि RCEP के व्यापार मंत्रियों की बैंकॉक में आज से अहम बैठक होने जा रही है। RCEP वार्ताओं की ये 8वीं मंत्री स्तरीय बैठक 12 अक्टूबर तक चलेगी। बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल होंगे। RCEP समझौते पर 10 आसियान सदस्य देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड के बीच बातचीत हो रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने पीओके से 1947 में विस्थापित होकर आने वाले 5300 परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। ये परिवार 2016 में मंजूर पुनर्वास पैकेज में शामिल नहीं हो पाए थे। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीपावली का तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते को 12 से बढ़ाकर 17% करने का भी ऐलान किया है। सरकार ने उन किसानों को भी राहत दी है जिनके खाते आधार कार्ड से नहीं जुड़े हैं। अब नवंबर तक किसान सम्मान निधि सभी किसानों को मिल सकेगी। त्योहार के मौके पर केंद्र की एनडीए सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया गया है, जो इसी साल 1 जुलाई से देय होगा। इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। डीए में 5% हुई है। पिछले अनेक सालों में 2 या 3% ही ग्रोथ होती थी। इस बार लगभग 16,000 करोड़ रुपए इसके एवज में दिए जाएंगे और इसका फायदा लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख जिनको पेंशन मिलता है उनको मिलेगा। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित होकर भारत के कई राज्यों में आबसे 5300 कश्मीरी परिवारों को 5.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इन लोगों को पहले की योजना में लाभ नहीं मिल सका था। जो प्रधानमंत्री जी ने 2016 में पैकेज घोषित किया था विस्थापितों को 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का, जम्मू कश्मीर से बाहर प्रदेशों में गए इसलिए उनके नाम उस लिस्ट में नहीं आए थे। आज एक महत्वपूर्ण फैसले में इन सभी 5,300 डिस्प्लेस परिवारों को भी ये 5.5 लाख रुपए प्रति परिवार देने का एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ। ये उनके साथ न्याय हुआ है। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना में और तेजी लाने का फैसला लिया गया है। जावड़ेकर ने बताया कि अब तक 31 लाख लोगों को इसका फायदा मिला है और 3.5 करोड़ कार्ड बन चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है गरीब के लिए, उस आयुष्मान भारत के लिए 31 लाख से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल में इलाज मिला है आज तक। 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को, परिवारों को कार्ड मिला है और ये गति से अभी बाकी परिवारों को तक भी पहुंचेगा। इसमें भी केवल 2 राज्य सहभागी नहीं हुए हैं, बंगाल और दिल्ली। एक अन्य फैसले के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सालाना 6,000 रुपए किसानों को बिना आधार के देने की समय सीमा भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। यानी आधार सीडिंग के बिना भी किसानों को ये राशि मिलती रहेगी। सरकार ने रबी की फसलों की बुआई से पहले किसानों को राहत देने के मकसद से ये कदम उठाया है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
जम्मू कश्मीर के हालात में तेजी से हो रहे सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 अगस्त से पहले पर्यटकों को कश्मीर घाटी छोड़ने की एडवाइजरी वापस ले ली है। आज से सैलानी जम्मू कश्मीर में पर्यटन का लुत्फ उठा सकेंगे। घाटी में पर्यटकों को लेकर जारी ट्रैवल एडवाइजरी को रद्द करने के फैसले को टूरिज्म सेक्टर ने भी इसका स्वागत किया है। 7 अक्टूबर को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य के हालात और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के दौरान एडवाइजरी वापस लेने की हिदायत दी थी। 2 अगस्त को राज्य के गृह विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी कर पर्यटकों को और अमरनाथ यात्रियों को तत्काल घाटी से लौटने के लिए कहा गया था। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने महीने के अंतिम सप्ताह से 10वीं, 12वीं और कॉलेज परीक्षाएं कराने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। 11 अक्टूबर नाम वापसी की आखिरी तारीख होगी। ब्लॉक विकास परिषद चुनाव 24 अक्टूबर को होंगे। चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी। इसके बाद उसी दिन दोपहर 3 बजे वोटों की गिनती भी शुरू कर दी जाएगी। राज्य में 316 ब्लॉक में से 310 ब्लॉकों में ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव होंगे। और अब बात करते हैं चुनावी रण की। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी दलों के दिग्गज प्रचार अभियान में जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल हरियाणा में धुआंधार प्रचार किया, तो वहीं वो आज महाराष्ट्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करने वाले हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभाएं शुरू कर दी हैं। और सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के चुनावी रण की। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कल हरियाणा में कैथल से चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया। उन्होंने 3 जनसभाओं को संबोधित किया। अमित शाह ने कैथल के अलावा लोहारू और महम में भी चुनाव प्रचार किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अपने संबोधन में अमित शाह ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य परिवारवादी पार्टियों ने लोकतंत्र को झकझोरकर दीमक लगाने का काम किया है। अमित शाह ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा में बीते 5 साल में जनहित से जुड़े मुद्दों को तवज्जो दी गई है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की खट्टर सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। गृह मंत्री ने अनुच्छेद 370 के मसले पर भी कांग्रेस को घेरा। कई लोग आए, कई लोग चले गए, 3 पीढ़ियों तक शासन करा, मगर हिम्मत नहीं थी धारा 370 हटाने की। ये हरियाणा की जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। पहले ही संसद के सत्र के अंदर धारा 370 को हटाकर कश्मीर को भारत का अधीन नहीं बनाया। देश की सुरक्षा का काम था, देश को एक और अखंड बनाने का काम। इसमें सभी दलों ने एक वाक्यता लाने की जरूर थी, एक सूर लाने की जरूर। मगर दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने धारा 370 हटाने के खिलाफ में वोट किया है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं रविंद्र सिंह श्योराण का, जो इस वक्त गोहाना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, जिस तरह से बीजेपी ने अब कमर यहाँ पर कस ली है और एक के बाद एक धुआंधार यहाँ पर रैलियाँ की जा रही हैं। अमित शाह ने यहाँ पर 3 रैलियाँ की हैं, लेकिन जनता के मिजाज की बात यहाँ पर हम करें तो जनता का मिजाज क्या है? जी देखिए अंकिता, बिल्कुल अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं और दूसरा जो शीर्ष नेतृत्व है जिसमें जेपी नड्डा से लेकर के और राजनाथ सिंह और तमाम दिग्गज नेता हैं, उनके भी लाइनअप प्रोग्राम्स हैं। आने वाले वक्त में वो तमाम लोग रैलियां करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 4 अलग अलग जगह पर रैलियां करने वाले हैं इस चुनावी रण में। जनता देखिए यहाँ पर
पिछले 5 साल के साथ जो उसके पहले 10 साल कांग्रेस पार्टी के थे, अगर उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन की जा रहा है, जो बातें जनता कह रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर आज भी विकास का ही है। लोग यही चाहते हैं कि जो, क्योंकि दिल्ली के बहुत नजदीक हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा वो बिल्कुल सटा हुआ है दिल्ली से, तो उस क्षेत्र से लेकर के बाकी जो इलाका हरियाणा का है उसमें विकास की जो बयार है। जब हुड्डा की सरकार 2004 से लेकर के यहाँ पर 2005 से जब 14 तक यहाँ पे जब हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस सरकार में किस तरीके से काम हुए थे, तब ये लगातार यहाँ यही एलिगेशन सरकार पर लगते रहते थे कि एक जो क्षेत्र विशेष है जो कि मुख्यमंत्री हुड्डा का इलाका रहा है, उस इलाके का ज्यादा विकास हुआ है और बाकी जो क्षेत्र हरियाणा का था उसको कहीं ना कहीं विकास की दौड़ में पीछे छोड़ दिया गया है। अब जो वर्तमान खट्टर बीजेपी की खट्टर सरकार है वो ये बात कह रही है कि जो पिछली बार भाई भतीजावाद और पक्षपात हुआ था पिछली सरकारों में, वो इस बार खत्म करने की कोशिश की गई है और पूरे हरियाणा का समान विकास किया गया है। इसके अलावा रोजगार के मसले पर भी बीजेपी पार्टी जहां ये कह रही है कि उन्होंने सबसे अधिक आज तक की जितनी भी सरकारें बनी हैं 5 साल में करीब 80,000 युवाओं को सरकारी नौकरी और उसके अलावा कई लाखों रोजगार जो है वो स्टार्टअप करने की मदद करने के साथ दिए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लगातार ये घेर रही है और विपक्ष जो है जेजेपी भी जिसमें शामिल है कि रोजगार के मामले में का दौर भी यहाँ पर पिछड़ रविंद्र शुरू हो चुका है। नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ते जा रहा है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज महाराष्ट्र में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। वो सांगली, सोलापुर, तुलजापुर और लातूर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 21 अक्टूबर को मतदान होगा। नतीजों का ऐलान 24 अक्टूबर को होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस एनसीपी विधानसभा चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है। कल धुले में एक जनसभा के दौरान फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव के वक्त देश से बाहर हैं और एनसीपी के कई बड़े नेता शरद पवार का साथ छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को एहसास हो गया है कि 24 अक्टूबर को आने वाले नतीजों में उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें शिंदे ने कांग्रेस और एनसीपी के विलय की मंशा जाहिर की थी। शरद पवार ने कल जलगांव में चुनाव प्रचार के बाद कहा कि शिंदे कांग्रेस के बारे में बोल सकते हैं लेकिन एनसीपी की कमान उनके हाथों में है और वो इस बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं। कांग्रेस और एनसीपी के विलय को लेकर पहले भी कई बार ऐसी चर्चाएं हो चुकी हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में विशिष्ट प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी क्षमता का एहसास कराना और समाज के लिए योगदान देने के लिए प्रेरित करना होगा। इसरो के अध्यक्ष के सिवन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक विंग कमांडर राकेश शर्मा, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजयन राघवन इस अवसर पर सम्मानित अतिथि होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नवाचारी शिक्षण कार्यक्रम प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने और उन्हें प्रोत्साहन देने और उनके कौशल और ज्ञान को समृद्ध करने के लिए शुरू किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर ऐसे छात्रों का चयन करके और उनको आगे बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है वो कार्यक्रम 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 10 अक्टूबर से बेंगलुरु में शुरू होगा। ये जो बेंगलुरु में शुरू होने वाला कार्यक्रम है वो इसरो के अंदर होगा। आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के वैज्ञानिक प्रधान सलाहकार भी उपस्थित होंगे, इसरो के चेयरमैन भी होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के 87वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को एट होम कार्यक्रम में शामिल हुए। वो वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया के 23 अकबर रोड स्थित सरकारी आवास पर हुए समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यहां उन्होंने वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल की जा रहे स्वदेशी रक्षा उत्पादों की एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और उन्नत सेवाओं के लिए वायुसेना कर्मियों को प्रशस्ति पत्र भी दिए। उन्होंने वायुसेना के मार्शल दिवंगत अर्जुन सिंह के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। प्रधानमंत्री ने वायुसेना के अधिकारियों और रिटायर्ड कर्मियों से भी इस दौरान मुलाकात की। और बात खेल की करते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमों ने एक बदलाव किया है। भारतीय टीम में हनुमा विहारी की जगह तेज गेंदबाज उमेश यादव को जगह दी गई है। टीम इंडिया ने विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 203 रनों से जीत हासिल करते हुए सीरीज में 1-0 से बढ़त ले ली थी। AIBA महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। 51 किलोग्राम वर्ग मुकाबले में MC मैरीकॉम का मुकाबला कोलंबिया की बॉक्सर के साथ होगा। इसके अलावा 81 किलोग्राम वर्ग में भारत की कविता का मुकाबला बेलारूस की बॉक्सर, 48 किलोग्राम में मंजू रानी का मुकाबला किम यांग मी से, 54 किलोग्राम में यमुना बोरो का मुकाबला जर्मनी की बॉक्सर से और 69 किलोग्राम में भारत की लोवीना का मुकाबला पोलैंड की कैरोलिना से होगा। दुनिया भर में आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 80,000 लोग आत्महत्या के कारण मरते हैं। इस बार की थीम 40 सेकंड्स ऑफ एक्शन है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे कुछ ही देर में देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।